अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य गतिविधियों पर। राजधानी दिल्ली में रहने वालों को मिलेगा जाम से छुटकारा। दिल्ली के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को केंद्र ने दी मंजूरी। शिव मूर्ति से वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग के बीच बनेगी 5 किलोमीटर की टनल रोड। 3 लेन के 2 अलग अलग टनल का भी किया जाएगा निर्माण। नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से ले रही है हिस्सा, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पिछले 11 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में तय की है विकास की नई भूमिका। एक्स पर कई पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साझा किए अपने विचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। संस्थान के नवनिर्मित लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। रिसर्च इनिशिएटिव ग्रांट का भी करेंगे वितरण। संस्थान की नई आधिकारिक वेबसाइट का भी करेंगे लोकार्पण। साथ ही इस खेल में विज्ञान कॉमिक्स श्रृंखला का विमोचन भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अपने समकक्षों से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस में पहली भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता में लेंगे हिस्सा। आज देश मना रहा भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए किया याद। सीधे आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम में जोधपुर आईआईटी के विशेष कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर उनका बहुत ही वृद्ध और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में ये स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद के हर रूप और उससे जुड़ी हर एजेंसी के विरुद्ध निर्णायक, प्रभावी और सशक्त कार्रवाई होगी। ब्रिक्स देशों को वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर समन्वित प्रयास करने होंगे। हमें मिलकर कार्य करना होगा। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत को अगली ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन की मेजबानी का दायित्व सौंपा गया है और माननीय श्री ओम बिरला जी को ब्रिक्स संसदीय मंच का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस गौरवपूर्ण क्षण के सम्मान में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन खड़े होकर करतल ध्वनि के गड़गड़ाहट के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेहद गर्व और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं संस्था के प्रगति पथ के अग्रदूत और प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी का कि वो इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। Good morning, ladies and gentlemen. Today marks a blissful and memorable day in the journey of IIT Jodhpur, our very dear institute. As we are graced by the presence of Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker of the Lok Sabha. A distinguished leader, Shri Om Birla Ji has been at the forefront of championing democratic values and youth-centric development in the country. His unwavering commitment to the public service, coupled with his deep understanding of policy and grassroots engagement, has earned him respect across political, academic, and international spheres. Shri Om Birla Ji
हमारे देश का गौरव हैं और हमारे देश को बहुत गर्वानुभूति करवाने। जी, हम जोधपुर IIT के इस कार्यक्रम पर नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस पर पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृत काल, और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए हैं। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना कि वह समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे
और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्दों में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। पुरानी पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए कि रिफॉर्म चाहिए और उसी के साथ साथ हमको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए परफॉर्म करना है। और एक बेसिक प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने अडॉप्ट किया और ये मोदी जी की ही सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। आज आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्हें नमन किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, असाधारण लोकनायक और स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। वो आदिवासी जन के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों के संरक्षक थे जो विदेशी शक्ति के आगे कभी झुके नहीं। उलगुलान के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और स्वाधीनता संघर्ष में अतुलनीय भूमिका निभाई। भगवान बिरसा मुंडा भारत की संस्कृति के साथ साथ शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगमता और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में महिपालपुर के शिव मूर्ति क्षेत्र, द्वारका एक्सप्रेस वे से नेल्सन मंडेला रोड वसंत कुंज तक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण भी शामिल है। ये सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। ये रोड न केवल कई सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा बल्कि कुछ सड़कों को सिग्नल फ्री करने में भी मददगार साबित होगी। टनल की 2 अंडरग्राउंड ट्यूब से बिना किसी बाधा के ट्रैफिक गुजरेगा, जिससे ट्रैवल टाइम में काफ़ी कमी आएगी और फ्यूल की भी खासी बचत होगी। इस सुरंग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, वेंटिलेशन, अग्निशमन व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रण कक्ष, आपातकालीन निकासी मार्ग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख किया और पिछले 11 वर्षों के दौरान महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर सरकार के ध्यान के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पोस्ट की है जिसमें कहा कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया है। स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जनधन
खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों ने हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों में धुआं रहित रसोई ला दी। मुद्रा ऋणों ने लाखों महिला उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घरों ने उल्लेखनीय प्रभाव डाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रज्वलित किया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया है। धुआं रहित रसोई, सस्ती दवाएं, किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करके पूरे भारत में सम्मान और आशा बहाल की है। हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज, खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियां भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली, तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला, तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है और यही तो है विकसित भारत का अमृत काल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर फ्रांस के पेरिस और मार्सिले की यात्रा करेंगे, जहां वो फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बरोट के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वो फ्रांस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थिंक टैंक और मीडिया के साथ भी बात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्सिले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेंगे। यूरोपीय संघ की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कालास के साथ एक रणनीतिक वार्ता करेंगे और थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करने के अलावा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर बेल्जियम की यात्रा के दौरान वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ द्विपक्षीय परामर्श करेंगे। बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बेल्जियम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर जयशंकर की यात्रा से यूरोपीय संघ, फ्रांस और बेल्जियम के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में तेजी आएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारत के सभी प्रमुख दलों के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका का दौरा समाप्त कर लिया है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नेतृत्व को भारत की आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की भूमिका से अवगत करवाना था। पाकिस्तान से उन्नत आतंकवाद से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प से दुनिया को अवगत कराने के उद्देश्य से शशि थरूर की अगुवाई में गए भारतीय संसद के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका दौरा समाप्त कर लिया है। इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में कई सांसदों, विदेश मामलों की समितियों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय अमेरिकी समुदाय से बातचीत की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात बलों की परिचालन और प्रशासनिक समीक्षा करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम चौकियों का दौरा किया। उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों से बातचीत की और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने व्यावसायिकता और सतर्कता के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। COAS ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्थित अपनी तरह के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया। आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्देश्य स्थानीय अभिव्यक्ति, ज्ञान साझा करने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करना है। प्रसारण में स्थानीय विषय वस्तु, शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कला जैसे विषय शामिल होंगे। COAS ने राष्ट्र निर्माण और समाज की बेहतरी के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित भूतपूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। पूर्ण रूप से जेंडर न्यूट्रलिटी किया जा रहा है कि हमारे प्रयास सरकार की दूरदृष्टि के अनुरूप हो और साथ ही हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई कमी ना आए बल्कि बढ़ोतरी। पिछले कुछ समय में इस दिशा की ओर कई ठोस कदम लिए गए हैं, जैसे कि परमानेंट कमीशन और महिला अधिकारियों को कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए चयनित किया जा रहा है। महिला अधिकारियों के एनुअल इनटेक को 80 से बढ़ाकर 144 किया गया है, जो कि 80% की बढ़ोतरी है। हाल ही में 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच NDA से पास आउट हुआ है। वे अब अपनी अपनी प्री कमीशन एकेडमीज में 1 वर्ष की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएंगी और फिर अधिकारी बनकर सेना में योगदान देंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह भारत की एकता, संकल्प और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। सरकार ने हमें पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता दी और देशवासियों ने जो भरोसा दिखाया वही हमारा प्रेरणा स्रोत बना। हमने 9 आतंकी ठिकानों को बिना किसी नागरिक हानि के नष्ट किया। यह दर्शाता है कि भारतीय सेना न केवल ताकतवर है बल्कि जिम्मेदार भी है। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अनुशासन, संयम और अपार साहस के साथ यह अभियान पूरा किया। यह जीत सिर्फ सेना की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम होने के कारण जब भी कोई माता, बहन, बेटी जब भी अपने मांग पे सिंदूर लगाती है तो वो गर्व से हमारे सैनिकों को याद करती है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आतंकवाद को हर बार माकूल जवाब मिलेगा। हम सतर्क हैं, सक्षम हैं और पूरी तरह से हमेशा तैयार। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर इस समय पूरा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं इस साल मानसून ने तय समय से 1 सप्ताह पहले 24 मई को केरल में दस्तक भी दे दी है।
झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 10 जून है। हालांकि मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2010 से झारखंड में मानसून का आगमन 12 जून से 25 जून के बीच हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आज धूल भरी हवा चलने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। रविवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 2.1 डिग्री अधिक है। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर 11 जून तक लू चलने की संभावना है और आज इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, कल शाम 5:52 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला है। ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन है, जिसमें अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा एक वीडियो। आप देखिए वीडियो, मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। From the Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply, deeply impressed by him. This journey that I'm on, it has been a long one for me. And it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronauts corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I will be going. I was extremely excited to be here. I was very, very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. Shooks his wisdom. The knowledge that he possesses, he could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. You know, he's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. He is very focused and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla and I am the mission pilot for Axiom 4 mission.